अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स मुझे उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे, अच्छे से बायोलॉजी पढ़े होंगे। जी स्टूडेंट्स, हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 3 की। इससे पहले मैं एक एक कॉन्सेप्ट आपको पूरे लेक्चर का समझा चुकी हूँ। वो पूरे सारे लेक्चर्स आपने अच्छे से देख लेने हैं, फिर एक्सरसाइज आप खुद ही सॉल्व करेंगे, मुझे सॉल्व कराने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, जैसा कि अक्सर मैं आपको कहती हूँ, लेकिन मैं फिर भी आपको सॉल्व करवा देती हूँ। हम देख लेते हैं कि हमने जो पढ़ा है वही है, बुक के अंदर से ही सब कुछ आ रहा है। वो कहता है कि कौन सा कंपोनेंट है ब्लड का जिसने ख़ास तौर पर ऑक्सीजन को कैरी करना है। ये तो हमने 100 बार पढ़ लिया कि आपके रेड ब्लड सेल्स होते हैं, रेड ब्लड सेल्स के अंदर छोटी छोटी गाड़ियाँ हैं, हीमोग्लोबिन, उन हीमोग्लोबिन ने ऑक्सीजन को कैरी करना है, तो रेड ब्लड सेल्स। ठीक हो गया। इसी तरीके से अगला वो कहता है कि एक पर्सन है, उसका प्लेटलेट काउंट लो है, तो उसको क्या मुश्किल पेश आएगी। आपको याद है प्लेटलेट का क्या काम होता है? प्लेटलेट का काम होता है ब्लड क्लॉटिंग करवाना। मान लो मुझे कोई इंजरी हो गई, जिस तरह मेरे यहाँ पे अगर इंजरी हो गई थी तो यहाँ से ब्लड निकला था, ठीक है, तो वो जो ब्लड था उस थोड़ी देर बाद ब्लड निकलना रुक गया। क्यों रुक गया? क्योंकि मेरे ब्लड क्लोट बन गया था। ये देखिए, ठीक है, ये यहाँ पे ब्लड क्लोट बन गया था। तो ये ब्लड क्लोट कैसे बना? ये सारी प्लेटलेट्स ही तो आपस में मिल रही हैं, और ये ग्रीन ग्रीन वाली सारी प्लेटलेट्स, ठीक है, देखें ग्रीन ग्रीन वाली, और इन प्लेटलेट्स ने ब्लड क्लोट बनवाया है। प्लेटलेट्स ने ही तो आपके फाइब्रिनोजिन को फाइब्रिन में कन्वर्ट किया था। प्लेटलेट्स ना होती, फाइब्रिनोजिन से फाइब्रिन ना बनता, फाइब्रिन ना बनता तो फाइब्रिन ही तो वो जाल था जिसने रेड ब्लड सेल्स को ट्रैप कर लिया था और एक ब्लड क्लोट बनाया था। तो ब्लड क्लोट नहीं बनेगा तो पेशेंट का ब्लड क्लोट ही नहीं करेगा, तो ब्लीडिंग होती रहेगी, उसको ब्लीडिंग भी होती रहेगी, ठीक है। तो इसमें उसको ब्लड क्लोटिंग में मसला पेश आएगा, उसका ब्लड क्लोट ही नहीं करेगा। ये देखें, ये बात वो जो मैं आपको दिखाना भूल गई, ये देखें ब्लड क्लोट, सही हो गया। अगली बात वो कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर, कौन सी लेयर है जो तीनों ब्लड वेसल्स के अंदर पाई जाती है। कितनी ब्लड वेसल्स हैं? 3, आर्टरी, वेन, कैपिलरी। तो याद करें, हमने स्ट्रक्चर डिटेल में पढ़ा था, तो हमने पढ़ा था कि आर्टरी की अंदर वाली लेयर भी एंडोथीलियम की लेयर है, कैपिलरी की तो एक ही लेयर है बेचारी की जो एंडोथीलियम है, और वेन की भी सबसे अंदर वाली लेयर एंडोथीलियम थी। तो एंडोथीलियम वो लेयर है जो तीनों के अंदर मौजूद है, ठीक है। अब वो कहते हैं कि कौन सी अडल्ट ह्यूमन के अंदर किसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, मुझे बताएं। याद है आपको, सारी वेन्स के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, सारी वेन्स के अंदर, ठीक है, सिवाय एक वेन के। कौन सी? सारी वेन्स के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो आप कहेंगे अच्छा वेन, सारी वेन्स के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, चलो भाई वेन नज़र आया, मैं वेन पे टिक कर देता हूँ। ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पल्मोनरी वेन वाहिद वेन है। पल्मोनरी, जब भी पल्मोनरी लफ्ज़ आ जाए ना, आपने फ़ौरन डर जाना है, ठीक है। पल्मोनरी लफ्ज़ आ जाए फ़ौरन डर जाना है। पल्मोनरी वेन वाहिद वेन है जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं होता, ठीक है। पल्मोनरी वेन में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं होता। उसने कहा है वो बताएं जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, तो वो उस पल्मोनरी आर्टरी के अंदर है। सारी याद है आपको, ये मैं इससे लिखती हूँ कि गंदा चुका है, ये इसका ये आंसर है, पल्मोनरी आर्टरी। सारी आर्टरीज़ के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है सिवाय एक आर्टरी के, पल्मोनरी आर्टरी। और पल्मोनरी आर्टरी के अंदर याद, ये देखें, ये पल्मोनरी आर्टरी है और इसके अंदर ये ब्लू नज़र आ रही है क्योंकि इसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, तो ये इसका आंसर पल्मोनरी आर्टरी आ जाएगा, सही हो गया। इसी तरीके से वो कह रहा है जब फाइब्रिनोजिन ने ब्लड क्लॉट बना लिया और वो ब्लड से अलग हो गया। जी स्टूडेंट्स, आपको पता है कि फाइब्रिनोजिन ने फाइब्रिन में कन्वर्ट होना है और उसने ब्लड क्लॉट बना देना होता है। ये हमने प्लेटलेट्स वाले टॉपिक में डिटेल में बात की है, ठीक हो गया। अब फाइब्रिनोजिन ने ब्लड क्लॉट बना दिया, अब ब्लड क्लॉट ब्लड से अलग हो गया है, ठीक हो गया। तो जो बाकी ब्लड है उसको क्या कहेंगे, ये मैंने बात आपको डिटेल में पढ़ाई थी। ये देखें, वो कहते हैं कि जब फाइब्रिनोजन को आप ब्लड से रिमूव कर देते हो तो बाकी ब्लड को हम सीरम कहते हैं। तो मान लो अगर ये मेरा ब्लड था, ब्लड के अंदर मान लो, ठीक है, ये फाइब्रिनोजन है, ठीक। अब फाइब्रिनोजन, याद है आपको, प्लेटलेट्स ने आना होता है इस फाइब्रिनोजन के ऊपर एक्ट करना है और इसको फाइब्रिन में कन्वर्ट कर देना है, और फाइब्रिन ने ब्लड क्लॉट बना देना है। तो ये ब्लड क्लॉट बन गया, सही। जब ब्लड क्लॉट बन गया है तो फाइब्रिनोजन या फाइब्रिन अलग हो गया, ब्लड से अलग हो गया, तो मेरा जो बाकी ब्लड बचा है उस बाकी ब्लड को क्या कहते हैं? उस बाकी ब्लड को सीरम कहते हैं। ये देखें, अगर आप ब्लड में से फाइब्रिनोजन को निकाल दोगे तो उसको सीरम कहेंगे, बाकी ब्लड को सीरम कहेंगे। वही वो बात यहाँ पे पूछना चाह रहा है, उसका पूछने का यही मकसद है, तो इसको सीरम कहेंगे। आपको पता है पस क्या होती है, आपको पता है लिम्फ क्या होता है, आपको पता है प्लाज्मा क्या होता है, पढ़ा हुआ डिटेल में। अच्छा, अब वो कहते हैं कि 4 हार्ट के चैम्बर्स हैं, सबसे मोटी दीवारें किसकी हैं? लेफ्ट वेंट्रिकल की। क्यों? क्योंकि इसने ब्लड पूरी बॉडी में डालना है, डिटेल में पढ़ा है हार्ट के टॉपिक में। अब वो कहता है कि ब्लड और टिश्यू के दरमियान में जो चीज़ों का एक्सचेंज है, जो मटेरियल का एक्सचेंज है, वो कैसे होता है? कैपिलरीज़ के ज़रिए से। याद है आपको, कैपिलरीज़ वाले टॉपिक में डिटेल में पढ़ा था कैसे होता है, बड़ी खूबसूरत डायग्राम से मैंने आपको बना के दिखाया था। अच्छा, ऑल वेन्स जो होती हैं उनके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये तो मैं पता है, सिवाय एक वेन के, पल्मोनरी। जब भी एक्सेप्शन आए ना, पल्मोनरी में आनी है।
इसी तरीके से एक और एमसीक्यू बन सकता है कि सारी आर्टरीज़ के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड है सिवाय एक आर्टरी के, पल्मोनरी आर्टरी। ये याद कर लेना अच्छे से। एमआई क्या होता है, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन क्या है, ब्लॉकेज ऑफ ब्लड फ्लो, ब्लड फ्लो ब्लॉक हो गया ना, नहीं जा रहा, क्यों नहीं, इसके अंदर कौन सी आर्टरी के अंदर, कोरोनरी आर्टरी के अंदर खास तौर पर मसला आ रहा होता है, सारा मसला ही कोरोनरी आर्टरी के अंदर आ रहा होता है, डिटेल में बार बार बात की है, ठीक है। अब वो कहता है कि अगर हार्ट के बाइकस्पिड वाल्व डैमेज हो जाते हैं तो कौन सा ब्लड फ्लो अफेक्टेड होगा, मुझे खुद ही बताएं। बाइकस्पिड वाल्व कहाँ पे होते हैं, कहाँ पे ये दरवाजे होते हैं बाइकस्पिड वाल्व, याद करें, लेफ़्ट एट्रियम और लेफ़्ट वेंट्रिकल के दरमियान में ये बाइकस्पिड वाल्व है। तो अगर ये डैमेज हो गए तो इन्होंने क्या करना, तो कौन सा ब्लड फ्लो मुतासिर होगा, यहाँ से, जो यहाँ से ब्लड फ्लो है, जो यहाँ से यहाँ पे ब्लड फ्लो है वो मुतासिर होगा ना। मतलब मैं ब्लैक पकड़ लेती हूँ क्योंकि नज़र नहीं आ रहा, तो जो यहाँ से यहाँ पे ब्लड फ्लो जा रहा है वो मुतासिर होगा। तो जो लेफ़्ट एट्रियम से लेफ़्ट वेंट्रिकल के अंदर ब्लड जा रहा है वो मुतासिर होगा। तो वही बात है, लेफ़्ट एट्रियम से जो लेफ़्ट वेंट्रिकल के अंदर ब्लड जा रहा है वो मुतासिर होगा। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन हमने सारे कर लिए हैं, दोबारा एक बार आपको बता देती हूँ। सबसे पहले वो कहता है कि टाइप ऑफ सेल बताएं जो ब्लड के अंदर मौजूद है अलॉन्ग विद देयर फंक्शन। ब्लड के अंदर कौन से सेल्स हैं मुझे बताएं, रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स, है ना। तो उनको आपने डिटेल में लिखना है, रेड ब्लड सेल के बारे में लिखना है और उसका फंक्शन बताना है, सारा डिटेल में पड़ा हुआ है। वाइट ब्लड सेल बताना है, उसका फंक्शन बताना है, सारा डिटेल में पड़ा हुआ है। प्लेटलेट्स बताना है, सिर्फ उसका फंक्शन बता दें, हल्का सा प्लेटलेट्स के बारे में बता के ना उसका फंक्शन बता दें, सारा उसका फंक्शन है। तो आपको लग रहा होगा लॉन्ग क्वेश्चन बन गया, लेकिन लॉन्ग नहीं है, ये शॉर्ट आ गए तब भी इतना ही लिखना है, क्योंकि बात हमने उसको पूरी बतानी है। उसको पूरी बात ना बताई तो उसने नंबर नहीं देने आपको, ठीक है। अच्छा, एक बात मैं आपको क्लियर कर दूँ, मैंने आपको बताया था कि जब मैं आपको बता रही थी, पढ़ा रही थी, तो मैंने आपको कहा था कि 4 पल्मोनरी वेन्स होती हैं, ठीक है। लेकिन हायर क्लासेस में यही लिखा हुआ है कि पल्मोनरी वेन्स 4 हैं, लेकिन आपकी बुक वालों ने 2 पल्मोनरी वेन्स लिखा हुआ है। तो आपने, आपकी बुक ही आपकी बाइबल है, आपने अपनी बुक को ही मानना है, ठीक है। तो आपने 2 पल्मोनरी वेन्स आपकी बुक ने बात की है, तो आपने इसी को मानना है। तो अगर पेपर में आ जाता है कितनी पल्मोनरी वेन्स है टोटल, तो 2 ही लिखनी है आपने, सही हो गया। ये मैंने आपको बात क्लियर करनी थी। अच्छा, अब वो कहता है कि एट्रिया और वेंट्रिकल के दरमियान में फ़र्क बताएं, बहुत आसान है। ये ऊपर वाले 2 चैम्बर्स एट्रिया, नीचे वाले 2 चैम्बर्स वेंट्रिकल। एट्रिया ने क्या, एट्रिया की वॉल बड़ी पतली होती हैं, वेंट्रिकल्स की मोटी वॉल होती हैं। दूसरा फ़र्क, तीसरा फ़र्क ये है, एट्रिया ने ब्लड डालना है वेंट्रिकल के अंदर, लेकिन वेंट्रिकल्स ने ब्लड डालना है लार्जर ब्लड वेसल्स के अंदर। 3 फ़र्क हो गए, तो इस तरीके से, ठीक है। और वो कहते हैं ब्लड फ्लो सारा बताएं वेना कैवा से वेरियस बॉडी पार्ट्स में कैसे जाता है। बहुत आसान है, बार हमने हार्ट के टॉपिक में डिटेल में बात की है। पहले वेना कैवा से ब्लड जाता है लेफ़्ट, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, पल्मोनरी ट्रंक, पल्मोनरी आर्टरी, फिर जाएगा ब्लड लंग्स में, लंग्स से ब्लड आएगा पल्मोनरी वेन्स में, पल्मोनरी वेन्स से ब्लड आएगा लेफ़्ट एट्रियम में, लेफ़्ट वेंट्रिकल में ब्लड आएगा, लेफ़्ट वेंट्रिकल से ब्लड जाएगा एओर्टा में, एओर्टा से ब्लड जाएगा बाकी पूरे बॉडी पार्ट में। तो इस तरीके से ब्लड जा रहा होता है, वो ये बात पूछने की कोशिश कर रहा है, सही हो गया। पहले आपने टॉपिक अच्छे से लेना है, लेक्चर लेना है, फिर आपने याद करना है, रटा मारने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। सबसे एमआई के बारे में वो आगे पूछ रहा है, एमआई को डिटेल में बता देना है, उसकी कोजेस क्या है, उसका ट्रीटमेंट क्या है। आगे वो कह रहा है इसको लेबल करें, तो ये सारी चीज़ें हमने लेबल की हुई हैं। क्या है ये मुझे बताएं आप, सुपीरियर वेना कैवा है, ये क्या है, राइट एट्रियम है, ये क्या है, राइट वेंट्रिकल है, ये क्या है, ये वैल्व, दरवाजे पूछना चाह रहा है वो, ट्राइकस्पिड वैल्व है, ये क्या है, इन्फीरियर वेना कैवा है, ये क्या है, ये बताएं मुझे क्या है आप, पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। और ये पल्मोनरी वेन्स हैं, ठीक है, ये वाली। और ये क्या है, ये लेफ़्ट एट्रियम है, ये क्या है, लेफ़्ट वेंट्रिकल है, ये क्या है, एओर्टा है। इस तरीके से हमने डिटेल में पढ़ लिया है। आगे लॉन्ग क्वेश्चन में वो कहता है कि कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड के फंक्शन को डिटेल में बताना है आपने। कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड कौन कौन से हैं, प्लाज्मा है और ब्लड सेल्स हैं, यही कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड है ना। तो प्लाज्मा को भी सारा आपने डिटेल में बताना है, ये सारा ब्लड प्लाज्मा है, ठीक है। और ब्लड सेल्स को भी सारा डिटेल में बताना है, ठीक हो गया। आगे वो कहता है बताएं कैसे ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है मटेरियल को थ्रू आउट द ह्यूमन बॉडी। तो ये बात आपने इधर बता देनी है कि ब्लड ने कैसे मटेरियल को ट्रांसपोर्ट किया है थ्रू आउट द ह्यूमन बॉडी। ब्लड प्लाज्मा के ज़रिए से ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक हो गया। और ट्रांसपोर्ट कैसे करता है, तो ये सारा है कि ब्लड ने कैसे कैसे चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करना होता है इधर से लेके इतना, ठीक है। और इसके अलावा इसमें आप प्लाज्मा का भी लिख देना, क्योंकि प्लाज्मा के ज़रिए से चीज़ों की ट्रांसपोर्टेशन हो रही होती है ना। ये देखें न्यूट्रिएंट्स, वेस्ट, हार्मोन्स, ये सारे प्लाज्मा के अंदर ही मौजूद है, तो प्लाज्मा ही सारा काम कर रहा है। तो इसमें प्लाज्मा वाला भी आपने लिख देना है, ठीक है। हमने इसको लॉन्ग तो बनाना ही है। उसके बाद वो कहता है स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट बताएं विद द डायग्राम। तो ये हार्ट का सारा स्ट्रक्चर हमने विद डायग्राम आपने बताना है, और सारा स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट यहाँ पे आपने बता देना है। ये देखें सारा स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट बता देना है इधर, ये पूरा। और ये मैंने एक एक चीज़ आपको अच्छे से क्लियर करवाई हुई है,
ठीक। और आगे उसने कहा है हार्मफुल इफेक्ट्स बताएं स्मोकिंग के रिलेटेड टू हार्ट डिजीज़, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हमने सारा पढ़ा था, ये सारा स्मोकिंग के सारे इफेक्ट्स हैं, ये सारा ठीक हो गया। आगे वो कहता है कि लास्ट में स्ट्रक्चर एंड फंक्शन बताएं आर्टरी का, वेन का, कैपिलरी का। तो ये ब्लड वेसल्स हैं, आर्टरीज हो गई, वेन्स हो गई, कैपिलरीज हो गई, एक एक डिटेल में हमने बात की हुई है, इस सारा आपने डिटेल में बता देना है। आगे इंक्विस्टिक क्वेश्चन की बात कर रहा है, ये थोड़े कंसेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं, ये देख लेते हैं। वो कहता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से हार्ट में क्यों सेपरेटेड होता है। ऐसे होता है ना कि हार्ट के अंदर सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पे होगा और सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पे होगा, तो अल्लाह ताला ने इन दोनों ब्लड को सेपरेट क्यों रखा हुआ है, कोई अल्लाह ताला की हिकमत होगी ना, वो देख लेते हैं। जी स्टूडेंट्स, ये मैंने आपके लिए आंसर्स लिख दिए हैं, इनको देख लेते हैं। जी स्टूडेंट्स देखिए, पहले वाले क्वेश्चन का आंसर ये है कि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को सेपरेट क्यों रखा गया है, क्यों। देखिए खुद ही सोचें, अगर दोनों ब्लड एक मिक्सड होते ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो सही तरीके से बॉडी में ऑक्सीजन ना जा पाती, ठीक है। तो ताकि बॉडी जो है सही तरीके से एक प्रॉपर सप्लाई में ऑक्सीजन रिसीव कर सके, खुद ही सोचें, ये सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है और ये सारा साफ़ खून है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अगर गंदा और साफ़ खून सारा आपस में मिल जाता तो क्या सही तरीके से साफ़ खून मतलब जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो बॉडी को जा पाता, नहीं जा पाता। तो अगर दोनों ब्लड मिक्सड हो जाते तो जो बॉडी सेल्स हैं वुड रिसीव लेस ऑक्सीजन, उन्हें ऑक्सीजन कम मिलती, ठीक है। क्योंकि अगर ये वाला और ये वाला खून दोनों मिक्स हो जाएंगे तो उतनी ऑक्सीजन बॉडी को नहीं मिलेगी जितनी अब मिलती है, ठीक है। तो अगर कम ऑक्सीजन मिलती तो कम ऑक्सीजन की मौजूदगी में कम ग्लूकोज टूटता, तो कम एनर्जी, कम एटीपी बनती, कम एनर्जी मिलती, बॉडी सेल्स जो होते हैं कम एनर्जी बना पाते, लेस एनर्जी वुड बी प्रोड्यूस्ड, तो कम एनर्जी प्रोड्यूस होती, सेल सही तरीके से काम ना कर पाते। दूसरा उन्होंने कहा है कि हाउ डज रेगुलर एक्सरसाइज स्ट्रेंथन द सर्कुलेटरी सिस्टम। रोज़ाना जब आप एक्सरसाइज करते हो तो आपका जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, हार्ट है, ब्लड वेसल्स है, वो कैसे स्ट्रेंथन हो जाते हैं, कैसे मजबूत हो जाते हैं, क्यों। क्योंकि जो हार्ट मसल्स होते हैं ना, एक तो वो स्ट्रॉन्गर हो जाते हैं, रोज़ाना एक्सरसाइज करते हो ना, तो जो आपके हार्ट के मसल्स हैं ना, मोटे मोटे मसल्स, ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। जब ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे तो सही अच्छे तरीके से ब्लड पंप करेंगे, ठीक है। तो हार्ट जो होगा ना वो ज़्यादा अच्छे से ब्लड पंप कर पाएगा, मोर ब्लड पंप कर पाएगा विद ईच बीट, हर दिल की धड़कन के साथ ज़्यादा खून पंप करेगा, आपके सेल्स के पास ज़्यादा ब्लड जाएगा, ज़्यादा उन्हें ऑक्सीजन मिलेगी, ज़्यादा ग्लूकोज मिलेगी, खुश हो जाएंगे आपके बॉडी के सेल्स, वाओ ज़्यादा ब्लड आ गया, ऑक्सीजन आ गई, ग्लूकोज आ गई, ज़्यादा एटीपी बना पाएंगे, वो ज़्यादा काम कर पाएंगे। खुद ही सोचें आप, बीपी आपका हेल्दी रहेगा, ब्लड प्रेशर आपका हेल्दियर रहता है, सही रहता है, आपका नॉर्मल रेंज में रहता है अगर आप रोज़ाना एक्सरसाइज करते हो, और आपका जो गंदा कोलेस्ट्रॉल है वो कम होना शुरू हो जाता है और जो आपका अच्छा कोलेस्ट्रॉल है वो इंक्रीज़ होना शुरू हो जाता है। ये एक्सरसाइज करने के रोज़ाना फ़ायदे हैं। आगे वो कहता है कि हाउ कैन लाइफ स्टाइल चॉइसिस, कैसे आपका लाइफ स्टाइल आप कैसा करेंगे कि आपका कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ ना हो आपको। ये जो हमने सारी डिजीज़ पढ़ी, MI, एंजाइना, ये सारी डिजीज़ आपको ना हो पाएँ तो आप क्या करें। तो आप ना एक बैलेंस डाइट खाएं, ऐसी डाइट जिसमें फ्रूट हो, वेजिटेबल्स हो, ऑयली और जंक फूड जो फास्ट फूड आप खाते हैं वो कम हो, ठीक है। रोज़ाना एक्सरसाइज करें आप स्मोकिंग ना करें, टोबैको इस्तेमाल ना करें, आप हेल्दी बॉडी वेट को मेंटेन करने की कोशिश करें, आप मोटापा ना हो आपको, और रोज़ाना रेगुलरली अपना मेडिकल चेकअप करवाते रहें, कोई 6 महीने बाद, कोई 1 साल बाद, ठीक है। अच्छा, उसके बाद वो कहते हैं कि हमारे यहाँ जबकि क्या है कि जब तक कुछ बीमारी ना आ जाए तो हमने डॉक्टर के पास जाने नहीं होता, जबकि आपको अपना मेडिकल चेकअप रेगुलरली करवाते रहना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है लेकिन उन्होंने 5 लिखा हुआ है। इफ़ कोलेस्ट्रॉल लेवल, अगर ब्लड के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है नेवर रेगुलेटेड, उसको अगर आपने कभी कंट्रोल ही नहीं किया, वो बढ़ता ही जा रहा है, तो ये कैसे आपकी हार्ट और ब्लड वेसल्स को मुतासिर करेगा। पता ही है आपको, अगर आपने कोलेस्ट्रॉल लेवल मेंटेन ना किया तो सारा कोलेस्ट्रॉल यहाँ पे जमा हो के प्लेक बनाता जाएगा। जब प्लेक बनती जाएंगी तो आपकी नैरो होती जाएगी आर्टरी, जब आर्टरी नैरो हो जाएगी आपके हार्ट के सेल्स को सही तरीके से ब्लड नहीं जाएगा, वो सही काम नहीं करेंगे, तो वही सारा काम उन्होंने एथ्रोसाइक्लोसिस का प्रोसेस हो जाएगा। वही वो कह रहा है कि जब कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत हाई हो जाता है, ख़ास तौर पर बैड कोलेस्ट्रॉल जो कि एक LDL है, LDL बैड कोलेस्ट्रॉल है ना, याद है आपको, HDL गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, ठीक है। तो ये जो फैट होता है ना, फैटी डिपॉजिट्स होते हैं, कोलेस्ट्रॉल हो गया, ये सारी चीज़ें आके जमा होना शुरू हो जाती हैं आपकी ब्लड वेसल्स के अंदर, और इस प्रोसेस को एथ्रोसाइक्लोसिस कहते हैं। एथ्रोसाइक्लोसिस में हमने डिटेल में पढ़ा हुआ है। अब जब एथ्रोसाइक्लोसिस होती जाएगी ना, वक्त के साथ साथ आपकी आर्टरी नैरो होती जाएंगी और सख्त होती जाएंगी। जब आर्टरीज, आप खुद ही सोचें, ये आपकी आर्टरी और इसके अंदर एथ्रोसाइक्लोसिस का प्रोसेस होता जा रहा है, तो वक्त के साथ साथ ब्लड फ्लो कम होता जाएगा, ब्लड फ्लो डिक्रीज़ हो जाएगा, जिसकी वजह से अब हार्ट की तरफ सही तरीके से ब्लड नहीं जाएगा, तो चेस्ट पेन होना शुरू हो जाएगी, हार्ट अटैक हो सकता है आपको, इवन आपका हाई BP भी हो सकता है, आपका BP भी हाई होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से ये सारी काम चल रहा होता है, ठीक है। तो ये आपने देख लेना है।
ठीक है, अगले चैप्टर में अब इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है। बहुत मज़े का अगला चैप्टर है ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम। एक एक सेल्स को हम अच्छे से पढ़ें, ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ें। उम्मीद है कि आपको मज़ा आ रहा होगा। कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएं आपको हमारे लेक्चर कैसे लग रहे हैं। अल्लाह हाफिज़।